नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। हमारे देश के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कई मौकों पर धार्मिक भी यानी कई तरह के ऐसे मतभेद हैं जो हमेशा उठापटक, बयानों पर वार पलटवार जैसे हालात पैदा करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अब तो देश के दिवंगत महापुरुषों को भी बांटने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के हित में लगा दिया। इस समय हमारे देश के माननीय नेता, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर अपनी पार्टी का टैग लगाकर उन्हें धन्य धन्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस बयान को लगभग किस तरह से पेश किया जा रहा है, ये भी सुनिए। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, उसे मैंने चुना है, वो मेरा सपना है, उसे मैंने चुना है, वो मेरा सपना है। तू डाल ले डोरा, नींबू फिरा ले, बेल ले पापड़ सारे, मगर वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। मोदी और मनमोहन ने मंगलवार को जब एक साथ मंच साझा किया तो ये चर्चा का विषय बन गया। उसके बाद जब मोदी ने पटेल साहब का नाम लेकर कांग्रेस पर तीर चलाया तो पीएम भी उनको याद दिलाने लगे कि पटेल कांग्रेसी थे। इस मौके पर पीएम और पीएम इन वेटिंग दोनों ये भूल गए कि वो किसी एक पार्टी के नेता से ज्यादा देश के नेता थे, आम आदमी के नेता थे। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा। अहमदाबाद में मंगलवार को मोदी और मनमोहन के साथ साथ नजर आने के बाद जिस तरह से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना पेटेंट प्रोडक्ट साबित करने की दौड़ चल रही है, शायद ऐसा कभी पटेल साहब ने भी नहीं सोचा होगा। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक संग्रहालय के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर मौजूद थे। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के पहले पीएम ना बनने पर अफसोस जताया। मोदी ने अपने भाषण में पटेल का जिक्र करते हुए कहा कि देश को हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में ये दर्द रहेगा कि काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तस्वीर भी अलग होती और तकदीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी ये देश हमेशा महसूस करेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर अपना निशाना लगाते हुए मोदी ने मंच पर बैठे मनमोहन सिंह को अपने बयान से पशोपेश में डाल दिया। हालांकि अपने मौन पर हमेशा चर्चा में रहने वाले मनमोहन सिंह ने भी कार्यक्रम में गजब की हाजिर जवाबी दिखाई और मोदी को जवाब देने में वो पीछे नहीं रहे। अपने अंदाज में ही सही, लेकिन उन्होंने मोदी को याद दिला दिया कि सरदार पटेल कांग्रेसी भी थे और सेकुलर भी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उसी राजनीतिक दल से हूं जिससे पटेल थे। हम सभी का कर्तव्य बनता है कि देश की जनता, खासकर युवाओं को बेहतर तरीके से वाकिफ कराएं। पीएम की ये लाइनें मोदी पर कटाक्ष मानी जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पटेल के, नेहरू और गांधी के साथ संबंधों का जिक्र करना चाहूंगा। सरदार पटेल का मानना था कि गांधी उन्हें पिता जैसे प्यार देते थे। गांधी जी भी पटेल को बेटे की तरह मानते थे। गौरतलब है कि इससे पहले मोदी ने एक रैली में कहा था कि नेहरू और पटेल के बीच गहरे मतभेद थे और पटेल के निधन के बाद नेहरू उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे। इस बात का भी संज्ञान लेते हुए पीएम ने कहा कि नेहरू और पटेल के बीच कई बार मतभेदों का जिक्र आता है, लेकिन ये याद रखना बेहद जरूरी है कि दोनों के बीच सहमति के विषय कहीं ज्यादा थे।
दोनों एक दूसरे का काफी सम्मान करते थे। खुद सरदार पटेल के शब्द थे कि शासन और संगठन के क्षेत्रों में नेहरू को सलाह देना मेरा सौभाग्य रहा है। दोनों ने हमेशा एक दूसरे की सलाहों का सम्मान किया। पीएम ने कहा कि सरदार पटेल का नजरिया पूरी तरह से सेकुलर था। उन्हें भारत की अखंडता में गहरा यकीन था। उन्होंने कहा कि पूरा भारत उनका गांव है और सभी संप्रदाय के लोग उनके दोस्त और रिश्तेदार हैं। मंच पर बड़े ही शालीन अंदाज में मोदी और मनमोहन के बीच चले युद्ध के बाद जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो भी इसी बात पर बहस खासा बढ़ गई कि आखिर पटेल जी किसके ज्यादा करीबी माने जाएं, कौन है उनके आदर्शों का पालन करने वाला। न्यूज़ डेस्क, खबर फास्ट। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा। क्या क्या कहा था इस मौके पर पीएम मनमोहन सिंह और बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा। बात करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये तोहफा गुजरात के टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक नया नजराना बनेगा। ये भूमि प्रेरणा के लिए भी है, प्रवासन के लिए भी है। पिछले कुछ वर्षों से हमने टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया और आज देश में टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम करने की दिशा में भी आपने हमें सम्मानित किया, इसलिए मैं आभारी हूं। आज जब हम सरदार साहब को स्मृति में बने हुए इस स्थान पर खड़े हुए हैं, तब मैं देश के उन नौजवानों से आग्रह से कहूंगा जो गुमराह हुए हैं, जिन्होंने बम बंदूक का रास्ता लिया है, उनको प्रेरित करने वाली दुनिया की कोई भी शक्तियां क्यों न हो, वे कभी भी अपने मार्ग पर सफल नहीं होंगे। ये गांधी और सरदार की भूमि है। यहां पर बम बंदूक का रास्ता कभी भी किसी को सफल नहीं होने देता। और जो इस रास्ते पर गए हैं, वे न इस देश का भला कर सकते हैं और न ही जिस समाज या बिरादरी से वो आते हैं उनका भी भला कर रहे हैं। और शायद सबसे ज्यादा नुकसान वो अपने समाज का, अपनी बिरादरी का करते हैं। और इसलिए सरदार साहब जैसे महापुरुषों को याद करके, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को याद करके, समय की मांग है कि बम बंदूक का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में आकर के राष्ट्र की विकास यात्रा में सारे नौजवान भागीदार बने। आज जब मैं सरदार साहब का स्मरण करता हूं, तब एक छोटी सी घटना कह करके मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। 1919 में, बहुत पुरानी बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपालिटी के काउंसिलर थे। वो कितने विजनरी थे, कितना दूर का सोचते थे, और शायद इस बात को दुनिया को भी पता नहीं है। आज विमेन रिजर्वेशन के लिए भांति भांति के कोई दावे होते हैं, कोई कहता है मैंने किया, कोई कहता है मैंने किया। 1919 में अहमदाबाद म्युनिसिपालिटी में जब सरदार पटेल एक काउंसिलर थे, 1919 में वो एक प्रस्ताव लाए थे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव यहां पारित करवाया था। सरदार साहब ने सर्वसम्मति से पारित करवाया था। 1919 में भी विमेन रिजर्वेशन की सोच रखने वाले सरदार साहब कितना दूर का सोचते होंगे, ये इसको देख के लगता है कि सरदार साहब हमें क्या कुछ दे सकते थे। आज ये हिंदुस्तान में अर्बन टाउन प्लानिंग, अगर अर्बन टाउन प्लान की सबसे बड़ी देन कोई की थी, तो जब सरदार पटेल यहां के मेयर थे, उस समय हिंदुस्तान में पहले
अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट को विकसित किया था। इतना दूर का सोचते थे, लेकिन इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करके, सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम सब देश की एकता के लिए अपने जीवन में काम करें। सरदार पटेल जी का नजरिया पूरी तरह से सेकुलर था। उन्होंने जिंदगी भर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजादी के बाद जो सरकार बनी, उसमें सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री रहे। कई बार दोनों के बीच मतभेदों का जिक्र आता है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच सहमति के विषय कहीं ज्यादा थे और दोनों नेता एक दूसरे के विचारों का बहुत सम्मान करते थे। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा। ये तकरार किस तरह से आगे बढ़ी है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो मेरा होगा